जब आपने शुरू किया तो कैसे? नहीं, जब जैसे शुरू किया तो जैसे हमारा स्कूल है वो काफ़ी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा मतलब ध्यान था उस टाइम पे, तो स्पोर्ट्स का कहीं ना कहीं नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं 4 से 5 बजे के आसपास मैं स्टेडियम में जाता था, तो स्कूल वाले बोलते थे कि नहीं, एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है थोड़ा, मतलब स्कूल में ही रखते थे वो, जब हमारी फाइनल छुट्टी हो जाती थी उसके बाद भी स्कूल में रखते थे। तो मैं बोलता था कि मुझे स्टेडियम में जाना है, मैं स्टेडियम में जाता हूँ। बोले नहीं नहीं, पढ़ो, आप पढ़ोगे तो तभी कुछ होगा, खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान मत रखो, मतलब वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ इतना वहाँ पे नहीं था ध्यान स्कूल में। तो तब मैंने जो है स्टडी अपनी ज़्यादातर फिर ओपन से की, और जो स्कूल उस टाइम पे मेरा छूट गया था लगभग, क्योंकि फिर मुझे स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा लगाव हो गया था। तो फिर फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं डर तो लग रहा था कि यार मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ जो कि पता ही नहीं है कि क्या होगा स्पोर्ट्स में। बस मैं तो इतना था कि हाँ, मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसे काफ़ी रिस्क है कि आप आगे बढ़ पाओगे कि नहीं। पढ़ाई में आपको लगता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, तो घर वाले भी खुश रहते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, डेली स्कूल में जाता है, लेकिन स्टेडियम में वो उनको कोई फीडबैक नहीं मिलता है बहुत जल्दी से, क्योंकि एथलीट मुझे लगता है कि 1 से 2 साल तक लगते हैं उसको एक लेवल तक पहुंचने में। काफ़ी टाइम लगा, वो थोड़ा सा मुश्किल था उस टाइम पे, थोड़ा घर वालों के लिए भी और मेरे लिए भी कि कैसे क्या रहेगा, पर मुझे तो मज़ा आता था मतलब खेलने में और वो प्रैक्टिस करने में। तो आपको वो जैसे पैशन बोलते हैं आपको मिल गया था, लेकिन आपने कभी ऐसे सोचा, आप सोच रहे थे कि आगे जाके कितना मैं आगे बढ़ पाऊंगा या मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सबको आंसर करना ही पड़ता है लाइफ में। तो पैसे का तो मैं सही बताऊं तो इतना कुछ ज़्यादा उस टाइम नहीं आया था, क्योंकि बस ये था कि हाँ मुझे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी सोच थी कि मैं पहले तो मैं नेशनल तक जाऊं, नेशनल खेल लूं, उसके बाद नेशनल में मेडल लूं, क्योंकि मैंने जब शुरू किया तो मैंने सीधा ओलंपिक का नहीं सोचा था या कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स का। तो मैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि उस टाइम सच बताऊं तो इतना दिमाग में भी ये बात आती नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर का सोच के चलूँ। तो जितना मुझे काम मिलता, जितनी हमारे अगले दिन की ट्रेनिंग होती थी उसके लिए मैं प्रिपेयर होके जाता था अच्छे से और उतनी ट्रेनिंग करता था। बहुत ज़्यादा ऊपर का सोच के मैंने कभी भी ओवर ट्रेनिंग या कोई ओवर ऐसी चीज़ नहीं की जिससे नुकसान हो सके। और ऐसा ही मतलब वो मैं सिर्फ अपना नहीं बोलता, मेरे जो साथ के जो सीनियर थे, जो मेरा ग्रुप था, वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे सपोर्ट किया, तो वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से इतनी दिक्कतें नहीं आई। तो यही था। तो ओलंपिक्स का जो सपना था वो कब आया आपको? ओलंपिक का सपना मैं सच बताऊं तो 2016 में जब मैं साउथ एशियन गेम्स खेलने गया था, सैफ गेम्स, और उससे पहले यूनिवर्सिटी में मैंने काफ़ी अच्छा थ्रो किया था। उस टाइम 83 मीटर का क्वालिफाई था हमारा ओलंपिक्स के लिए, तो मैंने सैफ गेम्स में 82.23 मीटर किया था, तो मैं काफ़ी क्लोज था ओलंपिक क्वालिफाई के। तो उसी टाइम काफ़ी मन में आया कि हाँ मैं ओलंपिक खेलने जा सकता हूँ और ये काफ़ी नज़दीक हूँ मैं। तो 2016 में जो रियो ओलंपिक था उसके लिए मेरे मन में पूरा था, और उसी टाइम जो है सच्चे मन से मेरे मन में आया था कि मैं ओलंपिक खेल सकता हूँ या ओलंपिक में कुछ कर सकता हूँ। और बस वो कुछ 10-12 दिन का गैप हो गया था, क्योंकि वो जो फाइनल डेट थी जो क्वालिफिकेशन की वो बंद हो गई थी, और मैं उस टाइम उतना थ्रो नहीं कर पाया 83 मीटर के करीब। पर उसके 10-12 दिन बाद ही जो हमारा वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप होना था, वहाँ पे मैंने 86.48 मीटर थ्रो किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। तो वो लेट हो चुका था पर मैं अपनी परफॉर्मेंस से खुश था, लेकिन वो मैं ओलंपिक नहीं जा पाया। फिर पूरा ध्यान फिर टोक्यो पे आ गया कि कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं टोक्यो के लिए पूरी और अच्छी तैयारी करूँगा। और आपने अपनी पहली फ्लाइट यूक्रेन जब आप गए थे, तब आपको कैसे लगा, और आपके गांव वाले या आपके फैमिली ने कैसे आपको सेलिब्रेट किया या आपको क्या बताया? हाँ जी, तो मतलब वही था, गांव में थे तो सिर्फ हवा में ही देखते थे फ्लाइट्स या फिर कुछ भी हेलीकॉप्टर आते थे, तो काफ़ी वही देखते थे। पर फर्स्ट टाइम जब मैं बैठा था 2013 में फ्लाइट के अंदर, तो एक बहुत ही एक अच्छी फीलिंग थी। एक ऐसा बताऊंगा कि बिल्कुल नई मेरे लिए, बहुत ज़्यादा खुश था मैं। और एक तो मैं फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए खेलने जा रहा था, हमको इंडिया की किट मिली थी, वो भी एक एथलीट का ड्रीम होता है, और इंटरनेशनल खेलने जाना, और फ्लाइट का तो था ही सपना शुरू से। तो काफ़ी उस दिन काफ़ी खुशी थी कि मैं एज एन एथलीट मैं अपने देश के लिए खेलने जा रहा हूँ, इंडिया की किट मेरे पास है, और मैं जो एक सपना था फ्लाइट वाला वो भी उस दिन पूरा हो रहा था। तो काफ़ी उस दिन काफ़ी एक्साइटेड थे, काफ़ी और भी बच्चे थे जो फर्स्ट टाइम था उनका फ्लाइट का, तो काफ़ी खुश थे हम सभी। हाँ जी। आपने
काफ़ी कुछ टूर्नामेंट किए थे लेकिन आपकी फिर इंजरी हो गई थी, काफ़ी इंजरी थी एक्चुअली, तो आप उस वक्त क्या सोच रहे थे? और ये जो सेटबैक हुआ था, काफ़ी सेटबैक थे, आप उनको कैसे ओवरकम कर पाए? हाँ, तो मैं आपको एशियन गेम कॉमनवेल्थ के बाद बताता हूँ, जो 2018 में थे। तो उसके बाद 2019 में हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, तो उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग की हमने, काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग की, काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग भी, लेकिन कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे एल्बो में, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा होगी। तो उस टाइम हमने इतना सीरियसली नहीं लिया और हम ट्रेनिंग करते रहे। हम सोचते थे कि कोई थोड़ा बहुत पेन होता है, ऐसे वैसा है, तो धीरे धीरे करके बढ़ता गया। तो एक दिन 2019 में जब हमारी एशियन चैंपियनशिप होनी थी, उससे पहले मैं थ्रोइंग सेशन कर रहा था अपने, और मैं सोच रहा था कि 1-2 वीक बाद हमारी एशियन चैंपियनशिप, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक अच्छा थ्रो सेशन कर लेता हूँ। तो उसमें काफ़ी एफर्ट लगा रहा था, तो मेरा एल्बो में काफ़ी पेन हुआ और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा है। तो हमने फिर MRI करवाई, तो उसमें जो छोटी छोटी जो है हड्डियाँ जो टूट के उसके छोटे 3-4 टुकड़े थे उसके अंदर ही, एल्बो के अंदर। तो वो काफ़ी सीरियस इंजरी हो गई थी, जो कि उस साल का सीज़न मुझे दिख रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा इस साल। और जो है डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि इसका सर्जरी करवानी पड़ेगी, मतलब ऐसे ठीक नहीं होगा ये। तो फिर वो थोड़ा सा हार्ड डिसीजन था उस टाइम के लिए, और काफ़ी मुश्किल था ये सोचना कि यार इतनी मेहनत की और इस साल के लिए, और ये साल मैं कुछ खेल नहीं पाऊंगा। पर काफ़ी अच्छे से हुआ, क्योंकि एक बार सर्जरी करवा ली तो यही था मन में कि इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये सर्जरी करवानी पड़ेगी और इसके लिए अच्छे से रिहैब करना ही पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है, और दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में आने में थोड़ा टाइम लगा, पर धीरे धीरे करके माइंड में हो गया था कि हाँ, इसको ये ऐसे ही ठीक होगा, ये यही प्रोसीजर है। तो वो हमने फॉलो किया। और थोड़ा सा अजीब लगता था जब सभी एथलीट जो मेरे साथ के सभी खेलते थे और मैं नहीं खेल पा रहा था, मैं सिर्फ उनको देखता था परफॉर्म करते हुए, तो मन में आता था। आपका रिकवरी और सर्जरी? तो रिकवरी तो जो मेरी स्ट्रेंथ थी, जो धीरे धीरे करके वो 3-4 महीने में, 4-5 महीने में आ गई थी, रेंज भी धीरे धीरे आ गई थी। लेकिन जो थ्रो है वो मैंने बिल्कुल सावधानी से शुरू किए, क्योंकि शुरू में डर लगता है कि पता नहीं कैसे थ्रो कर पाऊंगा, और दोबारा से फिर से उसी लेवल पे आना वो काफी मुश्किल था। स्ट्रेंथ तो मैं ले आया था काफी जल्दी, और मैंने रिहैब किया था IAS में, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के काफी अच्छे ट्रेनर हैं, और मेरे फिजियो मेरे साथ थे, तो काफी उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। लेकिन स्ट्रेंथ के अलावा जो हमको मेरा असली काम है जेवलिन थ्रो का, तो वो कहीं ना कहीं टाइम लगा था, और काफी उस साल थोड़ी दिक्कतें आई। फिर उसके बाद अगले साल मैंने सोचा कि 2020 ओलंपिक्स हैं, उसके लिए अच्छे से कोशिश करेंगे और अच्छा करेंगे। पर उस साल भी मैंने जनवरी में कंपटीशन खेला, वहाँ पे मैंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर दिया था, पर फिर बताया कि नहीं, ओलंपिक कैंसिल भी हो सकते हैं, पोस्टपोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ मतलब क्लियर नहीं था कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड आ गया। तो मैं उस साल अच्छी तैयारी थी, लेकिन मैं एक के अलावा कुछ खेल नहीं पाया। तो हम इंडिया थे उस टाइम पे, और दोनों तरह की न्यूज चल रही थी कि कैंसिल हो सकता है ओलंपिक्स, तो क्लियर नहीं था कुछ माइंड में कि क्या करें। पिछला साल इंजरी की वजह से चला गया, यही साल अगर कैंसिल हो गए तो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी, ओलंपिक्स भी। और ये ऐसा था कि बिल्कुल मैं सोच रहा था कि मेरे कैरियर के सबसे जरूरी कॉम्पिटिशन्स थे इस जो दोनों, तो फिर पोस्टपोन हो गया वो ओलंपिक्स। तो कोई बात नहीं, थोड़ा लगा कि यार चलो इसको एक अच्छे वे में लेते हैं कि एक साल मुझको एक्स्ट्रा मिल गया है, तो और एक साल अच्छी मेहनत करेंगे। फिर अगले साल, मतलब इस साल के लिए भी हमको बीच में सुनने को आ रहा था कि शायद नहीं होगा। तो वो थोड़ा वो मुश्किल लगता था सोचना कि यार अगर नहीं हुआ तो जो है पूरा मैं 3 साल हो जाएंगे मुझे मेरे स्पोर्ट्स कैरियर के कि मैं कुछ भी नहीं खेला हूँ। 19 में इंजरी की वजह से, 20 में वैसे कोविड की वजह से, और 21 में भी अगर ओलंपिक्स नहीं हुए तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है, मतलब कुछ क्या छोटे मोटे कॉम्पिटिशन खेल के कोई इतना वो होता नहीं है। तो पर ओलंपिक्स हो गए होपफुली, तो तैयारी भी बढ़िया से की और सब अच्छा रहा। तो आप कैसे मोटिवेट करते हैं अपने आप को? क्या आप खुद करते हैं या आपके फैमिली है या फ्रेंड्स है, कि कोई ऐसा इंसान है जो आपको, जब आप ऐसे डाउन्स मतलब बहुत ही लो होते हैं, राइट, जब इतना आप हार्ड वर्क करते हैं, फिर इंजरी, फिर ये सब, तो आप कैसे बाहर आते हैं उस माइंडसेट से? नहीं, काफ़ी मोटिवेट के लिए वही मैंने बताया, फैमिली में काफ़ी अच्छे से वो संभालते हैं, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। मेरे सीनियर हैं, जो बाकी स्पॉन्सर, सपोर्टिंग स्टाफ है, वो काफ़ी अच्छा मोटिवेट रखता है। तो
वो कर लेते हैं। बाकी मेरी अगर ट्रेनिंग अच्छी हो तो मैं अच्छे से मोटिवेट रहता हूँ। लेकिन इस वक्त में आपने क्या कहा अपने आप को जब इंजरी थी कि मैं वापस आऊँगा, या ऐसे भी वक्त थे कि आपको लगा कि मतलब बहुत ही लो था? नहीं, वो उस टाइम पे था कि हाँ वापसी होगी अच्छे से, क्योंकि डॉक्टर डेंसो पारदीवाला जो उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो सर्जरी की थी सक्सेसफुल थी और काफ़ी अच्छे से रिहैब चल रहा था। तो मन में सिर्फ एक ही बात थी कि जब भी मैं कम बैक करूँ तो एक अच्छे तरीके से करूँ। तो ऐसा तो मन में नहीं आया कि नहीं होगा। जो वो स्टार्टिंग में थोड़ा था सर्जरी के टाइम पे, पर जब वो रिकवरी होने लगी अच्छे से तो मन में आ गया था कि नहीं अच्छे से कम बैक करना है और अच्छा थ्रो करना है। तो फिर आपको जब पता चला कि टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे हैं, तब आपकी ट्रेनिंग कैसे बदली और आपका माइंडसेट कैसे बदला? नहीं तो वो तो अगर टोक्यो की बात करूँ तो उसके 2 महीने तक भी ऐसे चल रहा था कि होंगे या नहीं होंगे, कुछ कंफर्म नहीं था। पर जो ट्रेनिंग थी वो हम 1 साल से उससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन कंटिन्यू जब पोस्टपोन हुए थे तो तब से ही हमने ट्रेनिंग अपनी पूरी ओलंपिक्स के लिए स्टार्ट कर दी थी। वो पहले ही सोच लिया था होंगे ना होंगे हमको ट्रेनिंग अपनी कंटिन्यू रखनी है, वो उस टाइम ही होगा। अगर हम उसका इंतजार करते कि कब क्लियर होगा या नहीं होगा तो हमारे पास 2 महीने ही बचते सिर्फ। तो शुरू से हमने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी और काफी अच्छे से। वीजा का भी प्रॉब्लम था बीच में, मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे जो आप वो अपील कर रहे थे ओलंपिक्स में जाने से बिल्कुल पहले, क्योंकि हम पटियाला में थे और बाकी सब जो यूरोपियन एथलीट्स हैं या बाहर के सभी एथलीट्स जो है कॉम्पिटिशन्स खेल रहे थे और सिर्फ हम ही फंसे हुए थे। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने टॉप साई फेडरेशन इनसे रिक्वेस्ट की, JSW स्पोर्ट्स ने काफ़ी हेल्प किया, तो सभी ने साथ में मिलकर उस टाइम काफ़ी हेल्प किया। और वो मेरा बाहर जाना था, जो मैं 2-3 कॉम्पिटिशन्स वहाँ पे लड़ा, तो वो कहीं ना कहीं मेरे ओलंपिक के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, क्योंकि उन्हीं के साथ मुझे खेलना था। और जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी, मेरा पूरा 2019 और पूरा 20 में कुछ खेला नहीं था, और अगर मैं सीधा डायरेक्ट ओलंपिक्स में चला जाता 3 साल मुझे लगभग हो जाते उनके साथ खेले हुए, तो कहीं ना कहीं मुझे अजीब एक वो ऐसा लगता कि मैं इतनी बड़ी जगह पे आ गया हूँ, पता नहीं कैसा परफॉर्मेंस रहता। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना थोड़ा जरूरी था। तो वो काफी हेल्पफुल रहा कि मैं बाहर उस टाइम पे गया और मैं वहाँ पे खेला भी और थोड़ी ट्रेनिंग की मैंने बाहर जाके। तो उसके बाद थोड़ा जो है ओलंपिक्स में इतना कहीं ना कहीं प्रेशर नहीं था, वो कहीं ना कहीं माइंड नॉर्मल हो चुका था उस टाइम पे। लेकिन जब ऐसे चीज होते हैं कि ओलंपिक से इतने क्लोज, वीजा नहीं मिल रहा है, हाँ जी, तब आप क्या सोच रहे थे, आप क्या कर रहे थे? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जी कि जो दिन है वो एक उम्मीद है, वो क्योंकि चलता रहता है काम कि हाँ वीजा लगेगा, लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर जाना हो जाएगा, और बीच में न्यूज आती है कि नहीं हो सकता, कोविड का टाइम है। तो काफी वो कहीं ना कहीं मुश्किल होता था कि एक बार तो उम्मीद जग जाती थी, फिर बोलते हैं नहीं होगा। तो वो ट्रेनिंग हम सोच रहे थे कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे उस तरीके से अभी ट्रेन करना होगा। कोच भी वही बोल रहा था कि कोच को प्लान बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर बाहर का हो रहा है तो फिर वहां पे खेलना है तो उसके तरीके से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अगर डायरेक्ट ओलंपिक में खेलना है तो वहीं पे हमको जो है उसी के लिए बॉडी को तैयार करना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं हम उसमें उलझे हुए थे कि होगा नहीं होगा, पर फाइनली पता लग गया था कि हाँ हो रहा है। उसके हिसाब से हमने फिर अपना पूरा कोच ने वो ट्रेनिंग प्लान बदला और काफी अच्छा रहा। तो आप कितने घंटे ट्रेन करते हैं? ट्रेनिंग जी हमारी जो ओलंपिक के बिल्कुल पास में तो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हम थोड़ा एनर्जी रेस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एनर्जी बचा के रखते हैं। तो वैसे नॉर्मली 7 से 8 घंटे तक का ट्रेनिंग जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तब करते हैं। और फाइनली जब आप फ्लाइट पे गए टोक्यो के लिए, तब आप क्या सोच रहे थे और आपका माइंडसेट क्या था कि बस जीतना है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा? हाँ, बेस्ट का तो था ही था, पर दिमाग में ये चीज़ भी थी हाँ कि कुछ लेके आना है, वहाँ से खाली हाथ नहीं आना है। तो और अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि अगर थ्रो की बात करें तो इतनी थ्रो लग रही थी कि हाँ मेडल का था उस टाइम पे, तो बिल्कुल ऐसे जब ओलंपिक में चढ़े, उसकी फ्लाइट में चढ़े, तो पूरा एक्साइटेड थे कि हाँ ये वो अभी दिन आने वाला है कि जिसका सपना देखा था इतने साल से। आप जब वो थ्रो के लिए भाग रहे थे ओलंपिक्स में, तब आपके दिमाग में कुछ था या बिल्कुल ब्लैंक? नहीं, जब भाग रहा था तब तो काफी कुछ, जब बैठ के जब हम सोचते हैं जब तो काफी कुछ है, लेकिन जब रनअप पे पहुंचते हैं तो फिर ज्यादा कुछ नहीं आता है। ऐसा लगता है कि या तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, लेकिन एक चीज क्लियर नहीं हो रही है कि करना क्या है, या फिर कुछ है होता ही नहीं है, सिर्फ फोकस होता है कि हाँ बस भागना है और थ्रो कर देना है, बस वही चीज चलती है दिमाग में, ज्यादा कुछ नहीं।
तो अंदर हम काफ़ी कुछ सोचते हैं, बाहर भी, और अपने रूम पे काफ़ी कुछ सोच के जाते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पे जेवलिन के साथ खड़े होते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमने ट्रेनिंग की होती है वो काम आती है। अगर हम उसी टाइम कुछ सोचते हैं तो वो शायद इतना काम नहीं करेगा। और जब आपने जैवलिन थ्रो किया तब आपने सीधा हाथ उठाया, हाँ जी। वो आपको लगा कि आपने विनिंग शॉट लाइक विनिंग थ्रो था, या ऐसे ही कि आपको लगा कि आपने अपना बेस्ट दिया है? हाँ, मुझे लगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, क्योंकि वो फील हो जाता है हमको, वो इतने साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि हाँ मेरा बेस्ट हुआ है। और वो काफ़ी अच्छा थ्रो था, लेकिन मेरा तो पर्सनल बेस्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन फर्स्ट थ्रो से अच्छा था वो। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आई उस टाइम पे। तो जीतने के बाद आपने सबसे पहले फ़ोन किसको किया? जीतने से पहले जैसे मेरा तो फ़ोन बंद ही था, मेरे साथ में फिजियो थे तो उनका फ़ोन था। तो सबसे पहले क्यों था? मतलब उस टाइम पे मेरे पास था ही नहीं, मेरा फ़ोन रूम में था, तो वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से इतना यूज़ नहीं कर रहा था। तो उनके फ़ोन से मैंने घर से फ़ोन आ रहे थे, जो मैंने बताया, जो सीनियर जिनके साथ मैंने जेवलिन शुरू किया था उनसे बात हुई, वो हमारे घर पे थे। हम मेरे जो छोटे कज़न ब्रदर सिस्टर्स हैं तो वो भी वहाँ पे थे वीडियो कॉलिंग में, और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी थे। तो सबसे पहले उनके उस पे क्या उनके थ्रू फैमिली में ही बात होगी, तो सबसे पहले वहाँ पे कॉल हुआ था। पेरेंट्स ने क्या कहा आपको? पेरेंट्स काफी खुश थे जी, बस क्या वो तो प्राउड फील कर रहे थे, बस यही बोला कि बहुत अच्छा बेटा, और ज्यादा मेहनत करो और अच्छा करो, तो यही सोचते हैं। उन्होंने सेलिब्रेट कैसे किया? अब मैं तो उधर था, तो गांव में तो काफी लोग आए हुए थे ऑलरेडी, तो हाँ जी घर पे, तो उनका पता नहीं कैसे सेलिब्रेट हुआ है, पर मुझे लगता है कि काफी लोग थे, सभी ने इकट्ठे सेलिब्रेट किया गांव में। और आपने अगले दिन क्या किया जब आप उठे सुबह? तो आपको ऐसे लगा कि हाँ, सपना तो लग रहा था, पर हाँ मेडल मेरे साथ था, तो मुझे लगा कि नहीं, हाँ रियलिटी है। और इंटरव्यू किए जी, बाकी तो अगले दिन भी काफी जूम मीटिंग, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसे नहीं कर सकते थे, तो जूम पे काफी बातें की, और बाकी अपने सभी एथलीट्स से हम मिले वहाँ पे, सभी साथ में जो क्योंकि फाइनल दिन था मेरा इवेंट, और उसके बाद फिर खत्म हो रहे थे ओलंपिक्स, तो सभी पूरी इंडिया टीम जो थी वो नीचे आ गए, सभी मिले आपस में, क्योंकि हम मिल नहीं पा रहे थे जब टोक्यो ओलंपिक्स में थे विलेज में, तो सभी का कुछ ना कुछ गेम होता था, तो इधर उधर होते थे, तो वही टाइम था जो सभी एक साथ थे, तो फिर सभी ने एक मीटिंग की, सभी मिले, केक वगैरह वहाँ पे काटा, और सभी काफी खुश थे आपस में। सबसे स्पेशल कंग्रेचुलेशंस आपके लिए कौन सा था? सबसे स्पेशल तो जी फैमिली में जब पेरेंट्स से मिला, माँ पापा और चाचा जी से, इनसे तो काफी अच्छा। अपने गांव वापस गए उनसे मिलने? नहीं, वो दिल्ली में आए थे, जब मैं जिस दिन आया दिल्ली में, तो काफी जब वो देखा तो वो काफी इमोशनल हो गए थे देखते ही मुझे, और फिर मैंने जो अपना मेडल उनके गले में डाला, तो वो काफी बहुत ज्यादा उनको प्राउड हो रहा था, और वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं मेडल की जो असली जो खुशी थी वो वहाँ पे मिल रही थी मुझे। और कोई ऐसे आइडल है आपके दिमाग में जिन्हें देख के आप बड़े हुए और फिर उन्होंने कंग्रेचुलेट किया आपको, ऐसा कोई? नहीं, वो तो वही मैं बता रहा था कि वो तो पेरेंट्स ही हैं, चाचा जी हैं, जो जिन्होंने शुरू से ही सपोर्ट किया, और अभी तक वो साथ में हैं। लेकिन अगर आइडल में, अगर मैं जेवलिन थ्रो में बात करूं, तो जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जैन ज़ेलेज़नी, तो वो जो है, जब हमारा फाइनल हो रहा है, क्योंकि वो चेक रिपब्लिक के हैं, और चेक रिपब्लिक की टीम के साथ कोच है वो भी, क्योंकि वो संन्यास ले चुके हैं स्पोर्ट्स से, आज से कम भी 15 साल पहले। तो वो मैं उनकी वीडियो काफ़ी देखता जब मैंने शुरू किया, और वो उस दिन फाइनल हो रहा था तो वो हमारे पीछे ही बैठे थे बिल्कुल, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि बाद में मैंने फील किया कि हाँ जिसकी वीडियो जितनी देखी और जिनको मैं आइडल मानता जेवलिन का, और वो उस दिन वहाँ पे पीछे बैठे हुए थे और मेरी थ्रो देख रहे थे, और मैंने वहाँ पे गोल्ड जीता। और आपने एक फोटो डाला इंस्टाग्राम पे कि आपने अपने पेरेंट्स को पहली फ्लाइट में आप ले गए। हाँ जी, तो वो कैसे था, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि हर एक मतलब जो बच्चे नॉर्मल फैमिली से होते हैं, जो खुद फ्लाइट में नहीं बैठे, उनके माँ पापा कभी नहीं बैठे, तो हमेशा सोचते हैं पहले तो कि खुद बैठना है, फिर अपने माँ बाप को भी बैठाना है। तो वो कहीं ना कहीं बिठाने को तो पहले भी बिठा सकता, लेकिन ये एक ऐसा मोमेंट था जो सच में उन्होंने एंजॉय किया होगा। मतलब ऐसे स्पेशल अगर मैं सोचता कि चलो आपकी टिकट करवा देता हूँ, आप घूम के आ जाओ, तो वो चीज़ तो मैं पहले भी कर सकता, लेकिन मैं चाहता था कि मैं साथ में हूँ और वो एक अलग एक्सपीरियंस हो। तो वही था कि अभी ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद हम IAS गए थे, वहाँ पे फंक्शन था एक, और वहाँ पे मैं दोनों को पेरेंट्स को लेके गया,
मम्मी पापा को, तो काफ़ी वो खुश थे। और ये मेडल अब कहाँ पे रहता है आपका, गोल्ड मेडल? मेडल वैसे तो ज़्यादातर जब कहीं फंक्शंस में जाता हूँ तो जेब में ही रहता है, पर अभी तो रूम में अच्छे से रखा है जी। हाँ जी। तो रोज सुबह आप देखते हैं उसे और नहीं अभी मोटिवेट तो, होते हैं? हाँ अभी तो मतलब पता लग गया कि है, अभी तो रोज सुबह तो नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी, अभी तो घर पे अच्छे से रख देंगे और अभी अपनी तैयारी शुरू करेंगे जी बढ़िया से अगले कॉम्पिटिशन्स की। और आपको आगे जैवलिन में ही सर्व करना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको इंडिया को कंट्रीब्यूट या वापस देने की बहुत ही आप पैशनेट फील करते हो, तो जैवलिन के अलावा आपका कुछ मतलब ऐसी कोई? नहीं अभी तो फिलहाल तो पूरा मतलब जब तक मैं एज एन एथलीट चलूंगा तो जैवलिन का ही है, और बाकी आगे का मैंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है। कुछ भी हो सकता है, मेरे मन में ये भी आता है कि मैं मतलब मैंने सीरियसली नहीं सोचा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ जैवलिन के लिए ही कुछ अलग से करूँ या इंडियन स्पोर्ट्स के लिए कुछ ऐसा करूँ कि हाँ मैं कुछ कर सकूँ, मतलब बच्चों का आगे स्पोर्ट या फिर और अच्छा इंडियन स्पोर्ट्स के लिए और अच्छा कुछ कर सकूँ। तो वो मैंने बहुत ज़्यादा मैं उसको सीरियसली सोचा नहीं है, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो पूरा मैं अपने आप खुद कुछ अच्छे से करूँ और थोड़ा थोड़ा जो आसपास के लोगों का या बच्चों का हेल्प कर सकता हूँ वो करता रहूँ। हाँ जब मैं जैवलिन छोड़ूंगा उसके बाद मैं कुछ सोच सकता हूँ कि मैं किस फील्ड में, अब मुझे कोचिंग में जाना है या कुछ एकेडमी कुछ बच्चों को हेल्प करनी है, तो वो चीज़ उसके बाद अच्छे से सोच सकते हैं। और हमारा ऑडियंस यूथ से ही भरा हुआ है, तो आप क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके तरह भी जो लोज है लाइफ में वो फेस करते हैं हर रोज़, तो आप क्या कहेंगे उनसे, कैसे ओवरकम करते हैं जैसे आपने किया? मैं बस एक ही बात बोलूँगा जी, क्योंकि मैं तो अपने उससे बता सकता हूँ कि काफ़ी पढ़ाई का अपने आप पे रहता है कि हाँ पढ़ाई वो भी एक अच्छी बात है, उसमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। मतलब आप पढ़ाई आपको कोई बोल के करवा रहा है तो वो कहीं ना कहीं आप उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। हाँ अगर आपका खुद इंटरेस्ट है, कई बच्चों का इंटरेस्ट होता है वो खुद पढ़ाई करते हैं, उनको पता होता है कि हमको इस टाइम पे पढ़ना है, तो वो सब कुछ छोड़ के वो पढ़ने बैठ जाते हैं। कईयों को ज़बरदस्ती बैठाना पड़ता है। तो अगर उनका पढ़ाई के अलावा कोई और इंटरेस्ट है तो मैं उनके पेरेंट्स से भी यही बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में ही हो, कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, तो कुछ भी उसमें हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि उनको अच्छे से सपोर्ट करें, और मुझे लगता है कि जो बच्चों को जो सबसे ज़्यादा जिसमें लगता है कि पैशन है तो उसको फॉलो करें, तो उसी में मुझे लगता है कि काफ़ी उनको सक्सेस मिलेगी। और लास्ट क्वेश्चन, ऐसे कोई चीज़ थी जो आप खरीदना चाहते थे और अब आपने अपने लिए खरीदा है? ऐसी तो मतलब काफ़ी चीज़ थी जी, जो सबसे बड़ा तो एक सपना होता है एक घर हो हमारे पास, क्योंकि पहले जो घर था हमारा वो काफ़ी मेरे दादा उनके टाइम का था, तो हम सोचते थे कि हाँ ऐसा कुछ घर बनाए कुछ खुद से कि हाँ अच्छे से, और काफ़ी उसमें सभी का साथ रहा, पूरी फैमिली का, और घर का भी हुआ। फिर उसके बाद गाड़ी का दिमाग में आता था, और जब पहले बताए तो छोटे छोटे सपने होते थे कि मैं अपने पैसों से मोबाइल ले सकूं या शूज़ ले सकूं। तो ये स्टार्टिंग से होते आए, तो अभी धीरे धीरे करके जैसे हम कुछ अचीव कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ वो सपने भी बड़े हो जाते हैं फिर। तो मुझे लगता है कि अचीवमेंट के साथ साथ हमको सोचने चाहिए, हम अगर काम अगर वहाँ उतना ना करें और हम सपने बड़े लें या फिर उनको पूरा करने की कोशिश करें, तो वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाएगा। मुझे लगता है कि जब आप कुछ टारगेट लेके चल रहे हो, सबसे पहला तो मेरा टारगेट है कि मैं इस लेवल पे मेडल जीतूं। अगर वहाँ पे आता है तभी मैं अपने सपने पूरे करने के लिए, मतलब मैं मानता हूँ कि तभी वो अच्छा टाइम होता है। उससे पहले हम अगर ज़्यादा सोचे तो उतना तो थोड़ा गलत है। तो कई चीज़ें ऐसे मतलब गाड़ी बाइक कुछ भी सोचते हैं तो वो अभी हम देखेंगे कौन सा लेना है, पर ये सपना था ये कि हाँ ऐसे लेना है खुद का। उससे एक क्वेश्चन आया कि आपका जो विनिंग माइंडसेट है वो क्या है, क्योंकि अगर आपको ये मतलब अचीव करना है तो आपका जो माइंडसेट है वो आप खुद को क्या कहते रहते हैं जो और लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं? बस मैं मानता हूँ कि जो भी आपका परफॉर्मेंस है उससे बस आप अपना बेस्ट करने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि यहाँ तक आने में एकदम तो नहीं होता है। यहाँ तक आने में मुझे 10-11 साल लगे, तो अभी भी मेरा परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं है जितना, मतलब अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो उससे थोड़ा सा काफ़ी कम है। तो धीरे धीरे करके मैं अभी मेरे पास काफ़ी है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और मैं उसी पे फोकस करता हूँ कि मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे करूँ या कैसे
वो हमारे improve कैसे करना हाँ, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद को इम्प्रूव करना। अगर हम किसी और का टारगेट लेके, अगर मैं मान लूं मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी करना है, तो वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो खुद को खुद की इम्प्रूवमेंट करते रहो, शायद धीरे धीरे करके कुछ साल और लगेंगे, काफी मतलब 5-6 साल लगा लो या उससे ज्यादा, पर आप उस आसानी से मतलब वहां पे पहुंच सकते हैं। एकदम अगर कुछ शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसान कर देगा। तो बस यही रहता है जी कि अपना खुद का बेस्ट करने की कोशिश करते रहें और ट्रेनिंग में मन लगा के करते रहें, बस बाकी तो सब ठीक है, खुश रहें अपनी लाइफ।